मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष। बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग, विद्यालय और समाज, इसमें यूनिट सेकंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन अर्थात दूरस्थ शिक्षा का इतिहास। दूरस्थ शिक्षा का प्रादुर्भाव 20वीं शताब्दी में हुआ, परंतु इसके बीज 19वीं शताब्दी में भी विद्यमान थे। ऐसा माना जाता है कि पत्राचार शिक्षा का प्रारंभ 1840 ईस्वी में पिटमैन के पेनी द्वारा डाक के माध्यम से छात्रों में शॉर्ट हैंड सिखाने के द्वारा हुआ था, परंतु कुछ विद्वान दूरस्थ शिक्षा का प्रारंभ 1830 से ही मानते हैं, जबकि एक निजी अध्यापक ने द्विमार्गी पत्र व्यवहार के माध्यम से शिक्षण कार्य शुरू किया था। सन 1956 में बर्लिन में पत्राचार द्वारा भाषा सीखने के लिए एक स्कूल खोला गया, जो सन 1891 ईस्वी में अमेरिका में खनिज मजदूरों को पत्राचार द्वारा शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। सन 1894 में इंग्लैंड में भी एक प्रयास किया गया, परंतु इस प्रणाली का व्यवस्थित प्रारंभ एवं कार्य 20वीं शताब्दी से ही शुरू हुआ। सन 1969 में ग्रेट ब्रिटेन में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, जिसने अपने शैक्षिक कार्यक्रम 1971 में आरंभ किए। इस मुक्त विश्वविद्यालय को दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर माना जाता है। इस मुक्त विश्वविद्यालय ने दूरस्थ शिक्षा को एक मान्य शिक्षण विधि को स्वीकृत एवं गरिमा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस मुक्त विश्वविद्यालय ने ये सिद्ध कर दिया है कि दूरस्थ शिक्षा कम व्यय पर भी औपचारिक शिक्षा के समान प्रभावशाली हो सकती है। अगला पॉइंट आता है भारत में दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया। स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात जब सरकार का ध्यान भारत में व्याप्त निरक्षरता पर गया, तो इस दिशा में साक्षरता का प्रसार हेतु एवं शिक्षा के तीव्र प्रसार हेतु औपचारिक शिक्षा के विकास के साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम भी शुरू हो गए, परंतु जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण ये प्रयास अपर्याप्त रहे और शिक्षा की वांछित प्रगति संभव नहीं हो पाई। अतः योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तथा अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC से मिलकर इस समस्या पर विचार किया गया। डॉक्टर MD कोठारी की अध्यक्षता में भी एक दक्षता समिति बनाई गई, जिसमें उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कुछ विश्वविद्यालयों का पत्राचार पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने की सिफारिश दी। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम सन 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारंभ हो गया। इसके बाद पंजाब में 1869 में, राजस्थान में 1868 ईस्वी में और उसके बाद मैसूर विश्वविद्यालय 1969 में पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए। सन 1970 से 1980 के अवधि में अन्य 17 विश्वविद्यालयों के पत्राचार के कोर्स भी प्रारंभ कर दिए गए। इस समय 30 से अधिक विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अगला पॉइंट आता है डिस्टेंस एजुकेशन इन यूपी। उत्तर प्रदेश में दूरस्थ शिक्षा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने के हेतु सन 1909 में उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजनेता, हिंदी के विद्वान पुजारी राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की स्मृति में उनके नाम से की गई। इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने प्रारंभ में 20 पाठ्यक्रमों को संचालित किया, जिसका विस्तार आज 50 पाठ्यक्रमों तक हो गया है। आज उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय 50 विभिन्न प्रकार के शैक्षिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम चला रहे हैं, जो प्रायः महाविद्यालयों में इनके द्वारा मनोनीत समन्वयकों के निर्णय में चलते हैं। अगला पॉइंट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा के सिद्धांत।
इसमें प्रत्येक अवधारणा को क्रियात्मक रूप से लाने के लिए कुछ सिद्धांतों पर अमल करना आवश्यक है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की अनुषांगिक संस्था क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय भोपाल के डॉक्टर P.N. क्रिकेट एवं डॉक्टर D.S. कैथी ने 1984 में तकनीकी शिक्षा के वार्षिक सम्मेलन में दूरस्थ शिक्षा के निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लेख किया है। नंबर 1, आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम का सिद्धांत, नीड बेस्ड कैरिकुलम। दूरस्थ शिक्षा पद्धति की अंतर्गत जिस व्यक्ति को जिस पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है वह उसे ही पढ़ता है। इसलिए दूरस्थ शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। इसके लिए व्यक्तिगत आवश्यकताओं, सामाजिक आवश्यकताओं, राष्ट्रीय भावनाओं के अनुरूप निर्धारित पाठ्यक्रम लाभदायी होगा। अगला पॉइंट आता है अधिगम प्रेरणा तकनीक प्रयोग सिद्धांत, मोटिवेशन टेक्नोलॉजी। क्योंकि दूरस्थ शिक्षा पद्धति में छात्र और शिक्षक एक दूसरे से दूर रहते हैं, इसलिए प्रत्यक्षता शिक्षक छात्रों में अधिगम हेतु अनिवार्य अभिप्रेरणा उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए शिक्षक छात्रों को प्रेरित करने हेतु कुछ अप्रत्यक्ष साधनों का प्रयोग कर सकता है, जैसे पत्रों के माध्यम से संपर्क स्थापित करना या सरल गृह कार्य की व्यवस्था करना और गृह कार्य का समय से मूल्यांकन करना और मूल्यांकन की प्रतिपुष्टि करना आदि इस प्रकार के काम होते हैं। तीसरा पॉइंट आया आपका मल्टीमीडिया अप्रोच, बहुमाध्यम उपागम सिद्धांत। दूरस्थ शिक्षा की समुचित व्यवस्था और संचालन केवल डाक और मुद्रित पाठों से ही संभव नहीं है, इसलिए इसमें संपर्क के बहुमाध्यमों का प्रयोग भी किया जाता है। पत्राचार पाठ्यक्रम के साथ ही रेडियो, टीवी, प्रोजेक्टर, वीडियो और ईमेल आदि का भी प्रयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट आपका आया क्लियरिटी प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण की स्पष्टता का सिद्धांत। दूरस्थ शिक्षा में शिक्षक और छात्रों के साथ उचित दूरी होने के कारण शिक्षक प्रत्यक्षता छात्रों की जिज्ञासाओं के बारे में, छात्रों की समस्याओं के बारे में समाधान नहीं कर सकता है और ना ही कर पाता है, ना ही छात्र शिक्षक से कुछ पूछ भी पाता है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि पाठ्य सहायगामी और पाठ्य सामग्री का प्रस्तुतिकरण इतने स्पष्ट रूप से किया जाए कि छात्रों को समझने में कोई कठिनाई ना हो। इसके लिए पाठ्य सामग्री के प्रस्तुतिकरण में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। द्व्यर्थी या भ्रामक शब्दों का प्रयोग न किया जाए। एक प्रकृति के विचारों को एक ही पैरा में लिखा जाना चाहिए। वाक्य बहुत ही सरल होने चाहिए और वाक्य बहुत ही छोटे छोटे होने चाहिए। अगला पॉइंट आया एक्टिव लर्निंग अर्थात सक्रिय अधिगम का सिद्धांत। दूरस्थ शिक्षा की सफलता अधिगमकर्ता पर निर्भर करती है, इसलिए आवश्यकता इस बात की होती है कि अधिगमकर्ता को सदैव सक्रिय रखा जाए। यह दायित्व परामर्शदाता शिक्षक का बनता है कि अधिगमकर्ता को क्रमबद्ध रूप से ऐसा कार्य देता रहे जिससे वह अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले। इसलिए अधिगमकर्ता छात्र को सक्रिय रखते हुए इन कार्यों में उसे प्रेरित रखना चाहता है कि कुछ विशिष्ट सूचनाओं का विश्लेषण करता है, संदर्भ ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए, कुछ विशिष्ट सूचनाओं का संश्लेषण करने के लिए
इसमें अगला पॉइंट आता है आपका प्रॉपर एटीट्यूड इन मॉस टुवार्ड्स डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का सिद्धांत। जन साधारण में दूरस्थ शिक्षा के प्रति उपयुक्त धारणा का विकास बहुत आवश्यक है। इसलिए दूरस्थ शिक्षा को उचित जन समर्थन नहीं मिल पाता है। साधारण तौर पे जो लोग हैं वो दूरस्थ शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा से कमतर समझते हैं। इसलिए दूरस्थ शिक्षा में शिक्षण सामग्रियों और शिक्षण विधियों का विकास होना चाहिए ताकि जन सामान्य इसे उत्साह के साथ अपनाकर लाभान्वित भी हो सके। अगला पॉइंट आता है समुचित शैक्षिक तकनीकी प्रयोग सिद्धांत, यूज ऑफ प्रॉपर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। दूरस्थ शिक्षा को सरस, रुचिकर और प्रभावी बनाने हेतु मृदुल व कठोर दोनों उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये शैक्षिक तकनीकी के प्रमुख अंग होते हैं। इसलिए आकाशवाणी, रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, टेलीफोन, कंप्यूटर, फैक्स, ईमेल और पुस्तकों का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में दूरस्थ शिक्षा के प्रसार हेतु करना चाहिए। और अगला पॉइंट आया आपका प्रिंसिपल्स ऑफ टीम एफर्ट, समूह प्रयास का सिद्धांत। किसी भी कार्य की सफलता उसमें लगे लोगों के आपसी सहयोग, टीम भावना से कार्य करने में संभव होती है। अतः दूरस्थ शिक्षा में लगे सभी लोग, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे छात्र हों, चाहे व्यवस्थापक हों, चाहे मीडिया हो, का ये दायित्व बनता है कि वे इसे सफल बनाने के लिए दल भावना से कार्य करें। अगला पॉइंट आया सोशलाइजेशन ऑफ लर्नर, सामाजिकरण या एकत्रीकरण का सिद्धांत। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है एवं मानव व्यक्तित्व का प्रमुख पक्ष सामाजिकता है। अतः अधिगमकर्ताओं को समय समय पर कहीं एक जगह बुलाकर एकत्रित करके सम्मेलन यानी कि कॉन्टैक्ट प्रोग्राम आयोजित करना चाहिए, जिससे विचारों का आदान प्रदान होता रहे तथा सामाजिक पक्ष को सुदृढ़ता प्राप्त हो सके। इससे अधिगमकर्ताओं में प्रतिस्पर्धा और सजगता का भाव भी आता है। पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन प्रणाली, डेवलपिंग सुपरविजन एंड एवल्यूशन। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में पर्यवेक्षण और मूल्यांकन पद्धति का होना भी जरूरी है, जिसमें हमें निम्न बातें सीखने को मिलती हैं कि छात्रों की कठिनाइयों के निदान के संबंध में, कठिनाइयों के निराकरण हेतु औपचारिक उपयोग के प्रयोग के बल पर कार्यक्रम का नियमित मूल्यांकन करके उसके विकास तथा सर्वव्यापकता का मार्ग प्रशस्त किया जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।